11 अक्टूबर 2024 रात के तकरीबन 3:15 बजे हुए थे। दिल्ली का सराय काले खां इलाका, वहाँ से एक नेवी ऑफिसर गुजर रहा था जिसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की बिल्कुल बेसुध अवस्था में पड़ी थी। ये नौसेना का अधिकारी उस लड़की के पास जाता है और वो देखता है कि उस लड़की के शरीर पर आधे कपड़े नहीं है, यानी कि वो सेमी न्यूड कंडीशन में सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। जब वो ध्यान से देखता है तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और ये देखकर उस नेवी अफसर को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो बिना देरी किए दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उस लड़की को देखने से ही लग रहा था कि इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और उसको देखकर दिल्ली पुलिस को निर्भया कांड की याद आ गई। इसलिए दिल्ली पुलिस बिना देरी किए उस लड़की को उठाकर एम्स हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसको एग्जामिन करके बताते हैं कि इस लड़की के साथ कई लोगों ने बहुत ही ब्रूटली सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, यानी कि उस लड़की के साथ कई लोगों ने दरिंदगी की थी। अब पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है क्योंकि दिल्ली का निर्भया कांड सभी को याद है और ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। पुलिस तुरंत इसकी छानबीन शुरू कर देती है। उस लड़की से पहले बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लड़की ना तो अपने मानसिक संतुलन में थी और ना ही शारीरिक संतुलन में थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पुलिस को कुछ बता नहीं पा रही थी। पुलिस के लिए ये केस बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी हर हाल में पुलिस को इस केस को सॉल्व करना था। तो आखिर ये लड़की कौन थी, दिल्ली में ये लड़की कैसे आई, ये कहाँ की रहने वाली थी और उस रात इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो में दिल्ली के इस घटना के पीछे की सच्चाई जानते हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसकी अगुवाई एसीपी ऐश्वर्या सिंह कर रही थी। उन्होंने इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी टीम को भी कहा था कि अगर किसी को आराम करना है, किसी को खाना खाना है, तो वो इस टीम को ज्वाइन ना करे, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ना तो हमें खाने का टाइम मिलेगा और ना ही आराम करने का। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अपनी जाँच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले वो इस लड़की से बात करने की जब कोशिश करती है, क्योंकि इस लड़की की जो मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ी सी खराब लग रही थी, तो ये पुलिस को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। साथ ही पुलिस को देखकर उसके चेहरे पर जो डर है वो भी अलग ही दिखाई दे रहा था। अब इसके चलते एसीपी ऐश्वर्या सिंह डिसाइड करती है कि वो पुलिस बनकर नहीं, सोशल वर्कर बनकर इससे पूछताछ करेंगी और वो अपने विभाग की एक लेडी कांस्टेबल को सोशल वर्कर बनाकर उसके पास भेजती है। ये लेडी कांस्टेबल 3 से 4 दिनों तक उस लड़की की पूरी देखरेख करती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, दवाई का। और 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद ये बड़े प्यार से उस लड़की से पूछती है कि 11 अक्टूबर 2024 की रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब क्योंकि इस लड़की को ये लग रहा था कि ये सोशल वर्कर है और उसको देखकर वो रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद वो उस रात में घटित हुई घटना की पूरी सच्चाई बताती है। और उस रात उस महिला के साथ जो कुछ हुआ था ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उस महिला कांस्टेबल जो सोशल वर्कर बनकर उसके पास आई थी, उसे बताती है कि वैसे तो मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैंने मास्टर्स किया है सोशल वर्किंग एंड रिसर्चर में। उसके बाद उसके एक दोस्त ने उसे दिल्ली बुला लिया था। उसने कहा था कि दिल्ली में तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा, जिससे वो उड़ीसा से दिल्ली अपने उस दोस्त के पास आ गई थी। यहाँ पर उसने अपना सोशल वर्किंग का जो काम है वो भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके उसी दोस्त को ये लगने लगा था कि शायद ये लड़की उस पर बोझ बन रही है और ये बातें ये लड़की भी महसूस कर रही थी। तो ये उस लड़के का साथ छोड़ देती है, मतलब उसके पास ही रहती थी, वहाँ से ये चली जाती है और फिर किशनगढ़ में जाकर सोशल वर्कर्स के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिन वहां पर रहने के बाद इस लड़की की जो मानसिक स्थिति है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं लाइफ का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें उसे स्ट्रेस देती है, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है और एक दिन अचानक से ये अपने उन सोशल वर्कर्स के पास से गायब हो जाती है, वहां से भी चली जाती है। उसके बाद इसका जो ठिकाना था वो दिल्ली की सड़कें थी। कई बार ये दिल्ली के किसी हाईवे पर रुक जाती थी, वहीं पर सो जाती थी, कई बार सड़क किनारे, हाईवे किनारे ऐसे ही गुजारा कर रही थी। और फिर दिन आ जाता है 11 अक्टूबर 2024 का। उस दिन ये लड़की दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सड़क के किनारे बैठी हुई थी। ये बहुत ही अपसेट थी। इसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और वहीं पास में एक कबाड़ी की दुकान थी जिसको प्रमोद नाम का एक व्यक्ति चलाया करता था। उस व्यक्ति ने उस रात शराब पी रखी थी। वो अक्सर शराब पिया करता था, लेकिन उस रात शराब के नशे में
उसने सड़क किनारे बैठी हुई इस लड़की को देखा और इस लड़की को देखकर उसके अंदर के जो गलत विचार हैं वो जाग उठे। वो ये समझ गया था कि ये लड़की ज़रूर मानसिक तौर पर बीमार है, इसका संतुलन सही नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उस कबाड़ी वाले प्रमोद ने इसको हाथ पकड़कर झाड़ियों के पीछे लेकर गया, क्योंकि ये लड़की विरोध ही नहीं कर रही थी, जो कि प्रमोद के लिए बिल्कुल सही था। इसने ना तो शोर मचाया, ना ही इसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि ये मानसिक तौर पर बीमार थी, इसलिए इसे पता ही नहीं लग रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। और प्रमोद नाम का वो कबाड़ी वाला इसे झाड़ियों के पीछे ले जाता है और इसके साथ गलत काम करता है। जब ये कबाड़ी वाला प्रमोद अपने गलत इरादों को अंजाम दे रहा था, उसी समय पर वहीं पर एक भिखारी भी आ जाता है जिसका नाम शमशूल होता है। ये भिखारी भी इसी इलाके में भीख मांगा करता था। दोनों पैरों से अपंग ये भिखारी हमेशा नशे में रहता था और उस रात भी ये नशे में धुत था। और ये प्रमोद को वो गलत काम करते हुए देख लेता है और मौके का फ़ायदा उठाकर ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर ये भी अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। यानी कि कबाड़ी वाला प्रमोद और ये अपंग भिखारी शमशूल दोनों मिलकर इस लड़की का सेक्सुअल तौर पर हरेसमेंट करते हैं। ब्रूटली ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब क्योंकि ये रात का समय था, सड़क पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ समय के बाद वहाँ से एक ऑटो गुजर रहा था। वो ऑटो वहाँ पर रुकता है और उस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है प्रभु महतो। जब वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, दो लड़के या दो व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर जाकर देखता है, जिसमें वो कबाड़ी वाला और भिखारी शामिल होते हैं। लेकिन ये ऑटो ड्राइवर उसे बचाने के बजाय उस पर ही टूट पड़ता है और अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। यानी कि कबाड़ी वाले उस भिखारी के बाद ये जो ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो होता है, ये भी उस लड़की के साथ ब्रूटली संबंध बनाता है। और इतने से भी इनका मन नहीं भरता, तो ये तीनों उसे उसी के ऑटो में बिठाकर एक दूसरी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां पर फिर से बारी बारी से उसके साथ ब्रूटली संबंध बनाते हैं। 3 से 4 घंटों तक ये सिलसिला चलता रहता है और जब इन तीनों का मन भर जाता है, फिर ये उसे उसी ऑटो में बिठाकर दिल्ली के सराय काले खां इलाके में सड़क के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। और उसके बाद 3:15 बजे के आसपास वहाँ से एक नेवी का अफसर गुजर रहा था, जो इस लड़की को देखता है और पुलिस को कॉल करता है। ये सारी बातें इस लड़की ने उस महिला पुलिस कांस्टेबल को बताई, जिसके बाद ACP ऐश्वर्या सिंह तुरंत हरकत में आती है और इसके लिए 10 टीमों का गठन किया जाता है। कम से कम 700 कैमरों की CCTV फुटेज चेक की जाती है। सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर की तलाश शुरू होती है, क्योंकि अगर वो ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता तो वो बाकी दोनों लोग भी पकड़े जाते। और 21 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद, 700 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगालने के बाद, 150 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स के साथ पूछताछ करने के बाद पुलिस आखिर उस ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी मदद से उस अपंग भिखारी और प्रमोद कबाड़ी वाले को भी पकड़ लिया जाता है। पुलिस ने 21 दिनों तक लगातार इस केस पर मेहनत करी और अपराधियों को पकड़ लिया। इन अपराधियों ने अपना जो गुनाह है वो भी कबूल किया। अब इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हुई है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।